हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर 3 है। कौन सा लेक्चर है? आज हमारा लेक्चर 3 है, सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। थोड़ा सा टाइम लगा इसको आने में, लेकिन अब हम कोशिश करते हैं हर दिन लेक्चर अपलोड करने की। ठीक है, 2 दिन के बाद ज़्यादा लंबी ब्रेक नहीं ले। थोड़ा सा बिजी था, इसीलिए थोड़ा सा इसको टाइम लग गया। आज हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूअसली लेक्चर्स अपलोड करने की, ताकि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो और आप अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, तो आज क्या है हमारा टॉपिक? सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। और जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे, अगर वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो हम उसे 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। जैसे हम इसे 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे तो इसके 2 पार्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स आने वाले। जो हमारा आज का लेक्चर है ये इसका पार्ट 1 है, यानी लेक्चर 3 का पार्ट 1 है। और दूसरा जो आएगा वो इसका पार्ट 2 होगा। ठीक है, उसको 1-2 दिन नहीं लगेंगे, वो कल ही अपलोड हो जाएगा। आज ये अपलोड हो जाएगा और कल पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा, ताकि आप अच्छे से पढ़ सके। ज़्यादा अगर इंसान ज़्यादा बड़ा एक लेक्चर रिकॉर्ड करता है तो वो थोड़ा सा बोरिंग बन जाता है। ठीक है, तो अगर 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग बन जाता है। ठीक है, तो हम इसे 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 1। तो मैंने टॉपिक्स को लिख के लाया है, जो भी हमारे इसमें सब टॉपिक्स है उनको लिख के लाया है। पीपीटी बना के रखी है ताकि मुझे ज़्यादा लिखना ना पड़े, और ये लंबा लेक्चर ज़्यादा ना हो। जहाँ पे लिखने की ज़रूरत हो वहाँ पे मैं लिखूंगा, लेकिन जहाँ पे जो मैंने लिख के लाया है आप उससे नोट्स बना सकते हो, और उसे आप नोट कर सकते हो। और जहाँ पे मुझे समझाने की ज़रूरत हो, जहाँ पे लिखने की ज़रूरत हो वहाँ पे मैं लिखूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बताता हूँ मैं आपको। स्टार्ट करते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो पहले हम आते हैं डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन पे। तो हमें पता है इम्यून सिस्टम क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। ठीक है, किसका है? स्पेशलाइज्ड सेल्स का, मॉलिक्यूल्स का, जो एक साथ मिलकर काम करते हैं, हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं। ठीक है, किससे बचाते हैं? अगेंस्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, एलिमिनेट करते हैं एबनॉर्मल सेल्स को, और मेंटेन करके रखते हैं टिश्यू होम्योस्टेसिस। ठीक है, अब कोई बताएगा टिश्यू होम्योस्टेसिस क्या होता है? ठीक है, अब कोई बताएगा ये मेंटेन टिश्यू होम्योस्टेसिस क्या होता है। इसका मतलब है टिश्यूज को बैलेंस रखना। ठीक है, इसका मतलब क्या है? टिश्यूज को बैलेंस रखना। इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है टिश्यूज को बैलेंस करना, यानी टिश्यूज को बैलेंस करके रखना और हेल्दी रखना। इसके साथ साथ फंक्शनिंग नॉर्मली, वो क्या करे? फंक्शन करे नॉर्मली। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है, टिश्यूज को बैलेंस करके रखना है, उनको हेल्दी रखना है, और वो फंक्शन करे नॉर्मली। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम क्या है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है स्पेशलाइज्ड सेल्स का, मॉलिक्यूल्स का, और एक साथ मिलकर ये काम करता है और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, एलिमिनेट करता है नॉर्मल सेल्स को, और मेंटेन करके रखता है टिश्यू होम्योस्टेसिस। और फिर यहाँ पे जो लिखा है, द इफेक्टिवनेस ऑफ द इम्यून रेस्पॉन्स रिलाइज ऑन ए हाईली इंटीग्रेटेड इंटरप्ले between a wide array of immune cells and molecular mediators which act through recognition, communication and effector mechanism। ठीक है, अब जो ये यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, इसका एक सिंपल सी मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। जो इम्यून रेस्पॉन्स है ये तभी अच्छे से काम करता है, तब अच्छे से काम करता है, तभी अच्छे से काम करता है जब डिफरेंट इम्यून सेल्स और मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हैं तो ये इम्यून रेस्पॉन्स तभी अच्छे से काम करता है जब डिफरेंट इम्यून सेल्स और मॉलिक्यूल्स मिलकर एक साथ काम करते हैं। ये क्या करते हैं? इनको क्या आना चाहिए? इनको आना चाहिए हम जो पैथोजेंस है उनको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। कौन? जो इम्यून सेल्स है या ये मॉलिक्यूल्स है, ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और उसके बाद एक्शन लेते हैं। किसके लिए एक्शन लेते हैं? जो भी हमारी बॉडी को ये थ्रेट होता है, कोई भी इन्फेक्शन होता है जिससे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्शन करते हैं। ठीक है, यानी रेडी होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इसका एक इस सेंटेंस की ये सिंपल सी मीनिंग है, यानी द इम्यून रेस्पॉन्स वर्क्स वेल ओनली when different immune cells and molecules work together in a coordinated way। ठीक है, they must recognize pathogens, communicate with each other and then take action to destroy the threat। ठीक है, आया समझ?
फिर जो ये कंपोनेंट्स है ये ब्रॉडली कैटेगराइज है, ठीक है। कैसे, किन में इन्वॉल्व है इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है, जो इमीडिएट और नॉन स्पेसिफिक डिफेंस होता है, और अडेप्टिव इम्यूनिटी जो ऑफर करता है क्या एंटीजन स्पेसिफिक और लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन। तो ये क्या हुआ हमारा डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे, ठीक है। इसको ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस याद रखो द कंसेप्ट ऑफ इम्यून डिफेंस थ्रू सेलुलर एक्टिविटी इमर्जेड विद एली मेस्निकॉफ, ठीक है, 1833 में, हु आइडेंटिफाइड फैगोसाइट्स और प्रपोज क्या की थ्योरी ऑफ सेलुलर इम्यूनिटी। और जो हमारे पास पॉल एहलरिच था, इसने कंट्रीब्यूट क्या किया द आइडिया ऑफ एंटीबॉडीज एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। फिर जब एडवांस हुआ सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर इम्यूनोलॉजी में 20वीं सेंचुरी में, तो बहुत सारे फंक्शंस इम्यून सेल्स के वो रिवील हुए, हमें पता चले, और मीडिएटर्स के, ठीक है, लीडिंग टू द मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्यून रेगुलेशन। ये क्या हुआ हमारा डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन, और थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हमने जाना। अब आते हैं हम इम्यून सेल्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इम्यून सेल्स पे आते हैं, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। हमें पता है, क्या हमें पता है, ऑल इम्यून सेल्स, हमें क्या पता है, ऑल इम्यून सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम हेमाटोपोइटिक स्टम सेल्स, ठीक है। ऑल इम्यून सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम हेमाटोपोइटिक स्टम सेल्स। पता है हमने हेमाटोपोइसिस, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से समझाया आपको, और बहुत अच्छे से आपको पढ़ा है, ठीक है। ऑल इम्यून सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम हेमाटोपोइटिक स्टम सेल्स इन द बोन मैरो, है ना, हमें ये पता। जो इम्यून सेल्स है ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, हेमाटोपोइटिक स्टम सेल से, जो बोन मैरो में होते हैं, ठीक है। और डिफरेंशिएट हुए हैं एंड डिफरेंशिएट इनटू टू प्राइमरी लीनेज। और जो हमारे पास ये इम्यून सेल से ये डिफरेंशिएट हुए हैं दो प्राइमरी लीनेज में, जो हमने उस वाले लेक्चर में भी पढ़े थे। एक होता है माइलॉइड लीनेज और होता है लिम्फॉइड लीनेज, ठीक है। एक हमारे पास क्या होता है माइलॉइड लीनेज, तो जो हमारे पास हेमाटोपोइटिक स्टम सेल्स है, ये किसमें, दो प्राइमरी लीनेज में डिफरेंशिएट हुए। एक हमारे पास है माइलॉइड लीनेज, माइलॉइड लीनेज, ठीक है, यानी माइलॉइड प्रोजिनेटर। अब जो ये माइलॉइड लीनेज है, इससे क्या बनते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स के साथ साथ मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स के साथ साथ माइक्रोफेज, ठीक, माइक्रोफेज के साथ साथ और क्या डेंड्राइटिक सेल्स, और डेंड्राइटिक सेल्स के साथ साथ मास्ट सेल्स, ठीक। ये कौन सा लीनिएज है, माइलॉइड लीनिएज। माइलॉइड लीनिएज से ग्रेनुलोसाइट्स बनते हैं, मोनोसाइट्स, माइक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल्स और मास्ट सेल्स। और हमारे पास ऐसे ही कौन सा लीनिएज होता है, लिम्फॉइड लीनिएज। कौन सा लीनिएज, लिम्फॉइड लीनिएज। लिम्फॉइड लीनिएज में क्या क्या आता है, बी सेल्स होती है, ठीक है, बी सेल्स बनाता है। बी सेल्स के साथ साथ टी सेल्स, टी सेल्स जैसे CD4 पल्स, ऐसी CD8 पल्स, ऐसे ही इसके साथ साथ NK सेल्स, यानी नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। तो हेमाटोपोइटिक स्टम सेल्स डिफरेंशिएट हुए हैं दो प्राइमरी लीनेज में, एक है माइलॉइड लीनेज और हमारे पास है लिम्फॉइड लीनेज। माइलॉइड लीनेज से ग्रेनुलोसाइट्स आते हैं, मोनोसाइट्स आते हैं, माइक्रोफेज आते हैं, ऐसी डेंड्राइटिक सेल्स आते हैं और मास्ट सेल्स आते हैं। ऐसी जो हमारे पास लिम्फॉइड लीनिएज है, लिम्फॉइड लीनिएज से हमारे पास कौन कौन सी चीजें आती है, बी सेल्स आते हैं, ठीक है। बी सेल्स के साथ साथ टी सेल्स आती है, जैसे CD4 पल्स है, CD8 पल्स है और नेचुरल किलर सेल्स, ठीक। ये हुआ कंप्लीट इम्यून सेल्स ओरिजिन और डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, और किस टॉपिक पे आते हैं, मेजर इम्यून सेल्स पे। किस टॉपिक पे आते हैं, मेजर इम्यून सेल्स पे। मेजर इम्यून सेल्स पे आते हैं तो हम पहले बढ़ते हैं सेल्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। पता है ना इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, पता है आपको, इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट, इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है, जो ये सेल्स होती है इन्नेट इम्यून सिस्टम, ठीक है, सेल्स ऑफ द इन्नेट इम्यून सिस्टम। इन्नेट इम्यूनिटी या इन्नेट इम्यून सिस्टम, ठीक है, एक ही बात है। जो इसकी सेल्स होती है ये क्या होती है, प्रोवाइड करती है रैपिड, प्रोवाइड रैपिड नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस
मैकेनिज्म, ठीक है। जल्दी जल्दी इनको किसी जगह पे कोई दिख गया, ठीक है, ये हमारी बॉडी को हमारी बॉडी के लिए थ्रेट है, यानी या हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये इमीडिएटली क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। तो सेल्स ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। प्रोवाइड करता है रैपिड नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। तो हमें पता है इसमें कौन कौन सी सेल्स आती है, न्यूट्रोफिल्स आती है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स क्या है, पहले हम न्यूट्रोफिल्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रोफिल्स क्या है, मोस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट्स। मोस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट्स के साथ साथ फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स है, फैगोसाइटोस, और डिस्ट्रॉय करते हैं पैथोजेंस को, कंटेन ग्रेन्यूल्स विद एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स। अब मोस्ट एबंडेंट ल्यूकोसाइट्स है, ठीक है। सबसे ज्यादा ल्यूकोसाइट्स कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है दूसरा पॉइंट, फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स। क्या लिखा है, फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स। फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स का मतलब क्या है, जो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं एक्ट एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये कहाँ पे मैंने लिखा, एक्ट एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ड्यूरिंग इन्फेक्शन, ठीक है। फिर लिखा है यहाँ पे फैगोसाइटोस, जो हम फैगोसाइटोस का मतलब इनगल्फ करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। किनको करते हैं, या बैक्टीरिया या अदर माइक्रोब्स, ठीक है, इनको खा जाते हैं। और क्या लिखा है फिर, डिस्ट्रॉय पैथोजेंस, कंटेन ग्रेन्यूल्स विद एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स। किसके लिए, टू किल पैथोजेंस, ठीक है, पैथोजेंस को मारने के लिए। तो क्या रखोगे आप याद, न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, मोस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट्स है, ठीक है। फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ड्यूरिंग इन्फेक्शन, यही सबसे पहले काम करना शुरू करते हैं, यानी अटैक करना शुरू करते हैं। फैगोसाइटोस यानी इनगल्फ और डाइजेस्ट करते हैं बैक्टीरिया को, यानी अदर माइक्रोब्स को, या आप कह सकते हो सीधा जो हमारे पास पैथोजेंस इंट्रो होते हैं उन्हें खा जाते हैं। कंटेन ग्रेन्यूल्स, इनके पास क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स, जिनमें क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स। उससे क्या मर जाते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं उनको मारने के लिए, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास दूसरे इसेनोफिल्स। इसेनोफिल्स क्या है, फिर हमारे पास आते हैं इसेनोफिल्स। जो हमारे पास इसेनोफिल्स है, पहला पॉइंट लिखा है कॉम्बैट पैरासाइट्स। क्या लिखा है, कॉम्बैट पैरासाइट्स इन्वॉल्वड इन एलर्जिक रिएक्शंस। कॉम्बैट पैरासाइट्स यानी ये स्पेशलाइज्ड डब्ल्यूबीसीज होते हैं। क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड डब्ल्यूबीसीज दैट फाइट पैरासाइटिक इन्फेक्शंस, ठीक है, लाइक वर्मस। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं कॉम्बैट पैरासाइट्स। जो हमारे पास इसेनोफिल्स होते हैं, ये क्या है, कॉम्बैट पैरासाइट्स इन्वॉल्वड इन एलर्जिक रिएक्शंस, यानी स्पेशलाइज्ड डब्ल्यूबीसीज होते हैं जो फाइट करते हैं पैरासाइटिक इन्फेक्शंस के साथ, ठीक है, जैसे वर्मस है। इन्वॉल्वड इन एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शन जैसे अस्थमा है फीवर है, ठीक है। कहाँ पे लिखूं मैं, एलर्जिक रिएक्शन जैसे अस्थमा है फीवर है, ठीक है, ऐसे एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। रिलीज करते हैं टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स और साइटोकाइंस। रिलीज क्या करते हैं, टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स और साइटोकाइंस। टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स किसके लिए होंगे, पता है आपको, टू किल पैरासाइट्स। और साइटोकाइंस बाकी जो इम्यून सेल्स है उनको सिग्नल के लिए, ठीक है, उनको सिग्नल देने के लिए, बाकी इम्यून सेल्स को सिग्नल देने के लिए क्या है, साइटोकाइंस और टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स किसके लिए, जो पैथोजेंस है या पैरासाइट्स है उनको किल करने के लिए। तो ये भी आया समझ, इसानोफिल्स क्या है, कॉम्बैट पैरासाइट्स से इन्वॉल्वड इन एलर्जिक रिएक्शंस, रिलीज करते हैं टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स और साइटोकाइंस को। आया समझ इतना। फिर हमारे पास है बेसोफिल्स। क्या है हमारे पास, बेसोफिल्स। बेसोफिल्स लिखा है लीस्ट कॉमन ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है, सबसे कम ग्रैन्युलोसाइट्स यही होते हैं। इन्वॉल्वड इन हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस और रिलीज करते हैं हिस्टामिन। क्या करते हैं, रिलीज हिस्टामिन। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जैसे एलर्जीज है, ठीक है, और अस्थमा। समझ आएगा ना मैंने किसका पॉइंट किसके साथ लिखा है। बेसोफिल्स क्या है, लीस्ट कॉमन ग्रैन्युलोसाइट्स, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं और रिलीज करते हैं हिस्टामिन को। अब जो हमारे पास बेसोफिल्स है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब जो हमारे पास बेसोफिल्स है, ये क्या करते हैं, रिलीज रिलीज करते हैं हिस्टामिन को। या हम कह सकते हैं रिलीज करते हैं हिस्टामिन को, या कह सकते हैं हम एंड अदर केमिकल्स, एंड अदर केमिकल्स किसके लिए, दैट कॉज
इन्फ्लामेशन, ठीक है, इचिंग और स्वेलिंग, ठीक है। ये चीजें क्यों होती है, इन्फ्लेमेशन, इचिंग और स्वेलिंग? इससे ना ज्यादा से ज्यादा इम्यून सेल्स इस जगह पे पहुंच जाती है, ठीक है, इस जगह पे पहुंच जाती है। उनको पता चल जाता है यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, यहाँ पे कोई थ्रेट है हमारी बॉडी में, तो ज्यादा से ज्यादा जो इम्यून सेल्स है वो इस स्पेसिफिक जगह पे पहुंच जाती है और फाइट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, न्यूट्रोफिल्स, इसेनोफिल्स और बेसोफिल्स। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे हमारे पास है मोनोसाइट्स और माइक्रोफेज। अब देखो मोनोसाइट्स और माइक्रोफेज में यहाँ पे क्या लिखा है, मोनोसाइट्स और माइक्रोफेज। यहाँ पे लिखा है पहला पॉइंट, मोनोसाइट सर्कुलेट इन द ब्लड एंड डिफरेंशिएट इनटू माइक्रोफेज इन टिश्यूज। जो मोनोसाइट्स है ये कहाँ पे सर्कुलेट करते हैं, ब्लड में, और डिफरेंशिएट होते हैं माइक्रोफेज में, टिश्यूज में, ठीक है। जो माइक्रोफेज है ये पोटेंट फैगोसाइट्स है। माइक्रोफेज क्या है, पोटेंट फैगोसाइट्स, यानी इसका मतलब क्या है, जो माइक्रोफेज है ये स्ट्रॉन्ग फैगोसाइट्स है। क्या है, स्ट्रॉन्ग फैगोसाइट्स है जो इनगल्फ करते हैं या डाइजेस्ट, इनगल्फ एंड डाइजेस्ट किनको, माइक्रोब्स को, ठीक है, या आप कह सकते हो डेड सेल्स को, या आप कह सकते हो डिब्रीज को, ठीक है। माइक्रोफेज क्या है, पोटेंट फैगोसाइट्स, यानी वो स्ट्रॉन्ग फैगोसाइट्स है जो इनगल्फ करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं माइक्रोब्स को, डेड सेल्स को और डिब्रीज को। ऐसी क्या लिखा है फिर, ये एपीसीज होते हैं, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो दे शो pieces of pathogens to T cells, to T cells to activate the immune response. ये पीसेस दिखाते हैं पैथोजेंस को टी सेल्स, ठीक है। दे शो पीसेस ऑफ पैथोजेंस टू टी सेल्स, जो पीस पैथोजेंस के पीसेस होते हैं ये टी सेल्स को दिखाते हैं ताकि इम्यून रिस्पांस एक्टिवेट हो पाए, ताकि इम्यून रिस्पांस एक्टिवेट हो पाए, इसीलिए लिखा है माइक्रोफेज क्या है, एक तो पोटेंट फैगोसाइट्स है यानी स्ट्रॉन्ग फैगोसाइट्स है, और एपीसीज है, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, यानी पैथोजेंस के पीसेस किनको दिखाता है, टी सेल्स को, ताकि वो एक्टिवेट हो जाए, ताकि वो एक्टिवेट कर पाए किसको, इम्यून रेस्पॉन्स को। फिर हमारे पास है डेंड्राइटिक सेल्स। क्या है, डेंड्राइटिक सेल्स, इसका लिखा है प्रोफेशनल एपीसी। क्या लिखा है, डेंड्राइटिक सेल्स को क्या लिखा है, प्रोफेशनल एपीसी। क्या लिखा है, प्रोफेशनल एपीसी। प्रोफेशनल एपीसी का मतलब, जो ये होते हैं डेंड्राइटिक, बिकॉज दे आर वेरी efficient at showing antigens to T cells, at showing antigens to T cells। ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं एंटीजेंस को टी सेल्स दिखाने में, ठीक है। उससे पता ही है फिर क्या होता है, एक्टिवेट होता है इम्यून रिस्पॉन्स। तो प्रोफेशनल एपीसीज क्या है, डेंड्राइटिक सेल्स प्रोफेशनल एपीसीज है जो लिंक करते हैं इन्नेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी को। यानी हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन, एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन इन्नेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। लिंक करते हैं इन्नेट और एडाप्टिव इम्यूनिटी को। फिर यहाँ पे लिखा है कैप्चर करते हैं, प्रोसेस करते हैं और प्रेजेंट करते हैं एंटीजेंस को टी सेल्स के साथ, ताकि टी सेल्स एक्टिवेट हो पाए, ठीक है। कैप्चर करते हैं, उसके बाद प्रोसेस करते हैं और प्रेजेंट करते हैं एंटीजेंस को टी सेल्स के सामने, ठीक है, यानी जिससे एक्टिवेट हो टी सेल्स, जिससे एक्टिवेट हो इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। डेंड्राइटिक सेल्स भी आया समझ, प्रोफेशनल एपीसीज है जो ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं किसके, इन्नेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी के बीच में। कैप्चर, प्रोसेस और प्रेजेंट करते हैं एंटीजेंस को टी सेल्स के सामने। फिर हमारे पास है नेचुरल किलर सेल्स। कौन से सेल्स है, नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं, ये हम दूसरे वाले इस पे देखते हैं। जो हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, यहाँ पे तो है ही नहीं मेरे पास कोई, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अब जो हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स है, इसका स्क्रीनशॉट उठाना इस वाली स्लाइड का, क्योंकि इसके बाद ये गायब हो जाएगा। अब जो हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स है,
यहाँ पे क्या लिखा था? वहां पे क्या लिखा था? रिकॉग्नाइज करते हैं और किल करते हैं वायरस इन्फेक्टेड और ट्यूमर सेल्स को विदाउट प्योर सेंसिटाइजेशन। क्या लिखा था वहां पे? विदाउट प्योर सेंसिटाइजेशन। पहले हम इसका मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है विदाउट प्योर सेंसिटाइजेशन? जो हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स होती है, नेचुरल किलर सेल्स डोंट नीड टू बी ट्रेनड or exposed to the virus or cancer cells before attack attacking it। ठीक है, इनको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। ये भी नहीं होता इनको पहले एक्सपोज करें, इसको दिखाए वायरस सेल कौन सी है, कैंसर सेल कौन सी है, इन पे अटैक किया करो। इनको इस चीज की जरूरत ही नहीं है। ये जो ही देखते हैं कोई सस्पिशियस सेल, ठीक है, इनको लगे ये नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है, इनको लगे ये हमारी बॉडी को डैमेज कर सकती है, ये हमारी बॉडी के लिए थ्रेट है, तो ये उस पर अटैक कर देते हैं। ठीक है, इनको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। इसी का मतलब है विदाउट प्योर सेंसिटाइजेशन। फिर वहां पे लिखा था ये परफोरिन को सिक्रीट करते हैं और इसके साथ साथ ग्रेन्जाइम्स। ठीक है, जो परफोरिन होता है ये क्या करता है? क्रिएट्स होल्स इन द टारगेट सेल मेम्ब्रेन, होल्स इन द टारगेट सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो हमारे पास ग्रेन्जाइम्स होते हैं, कहाँ गया? और जो हमारे पास ग्रेन्जाइम्स होते हैं, ठीक है, पीछे जाना थोड़ा सा, बैक ये करना, क्या कहते हैं उसे, 10 सेकंड पीछे चले जाना और इस चीज को देखना और स्क्रीनशॉट उठाना। ठीक है, मैंने कहा था ना ये गायब हो जाएगा। फिर जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो एंटर होते हैं इन होल से, जो परफोरिन जो होल्स करता है इनसे एंटर होते हैं। एंजाइम्स दैट एंटर थ्रू दीज होल्स एंड कॉज द सेल टू डाई, जिसे हम क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। देखो यहाँ पे यही लिखा है, रिकॉग्नाइज करते हैं और किल करते हैं वायरस इन्फेक्टेड और ट्यूमर सेल्स को विदाउट प्योर सेंसिटाइजेशन। विदाउट प्योर सेंसिटाइजेशन मैंने बता दिया आपको, इनको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, इनको कोई एक्सपोज करने की जरूरत नहीं होती। पहले एक्सपोज करे उस चीज को, इसको बताया ये चीज ये है, वो चीज ये है, इस पे अटैक करना है, इस पे नहीं अटैक करना। इनको सब कुछ पता होता है। ठीक है, इनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। फिर क्या मैंने बताया? सिक्रीट करते हैं परफोरिन और ग्रेन्जाइम्स को। परफोरिन होल्ड करता है इस टारगेट सेल मेम्ब्रेन में, और जो ग्रेन्जाइम्स है ये क्या होते हैं? जो एंजाइम्स, वो एंजाइम जो इंटर होते हैं इन होल से, जो इंटर होते हैं इन होल से और इस सेल को मार देते हैं। ठीक है, एंड कॉज द सेल टू डाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, हाँ पहले ये पढ़ते हैं, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ। अब जो हमारे पास है मैकेनिज्म देखेंगे हम, क्या मैकेनिज्म देखेंगे नेचुरल किलर सेल्स का स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ लिखा है आपके सामने, आसान सी भाषा में लिखा है। कोई भी वो क्या कहते हैं, मुश्किल भाषा में नहीं लिखा है, आसान सी भाषा है। मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल किलर सेल्स, क्या क्या लिखा है स्टेप बाय स्टेप। पहला क्या है? सर्विलेंस यानी स्कैनिंग। नेचुरल किलर सेल्स क्या होते हैं? ये मूव करते हैं अराउंड इन द बॉडी, हमारी बॉडी में मूव करते रहते हैं और स्कैन करते हैं सेल्स को फॉर MHC1। MHC1 क्या है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 1। अब जो नॉर्मल सेल्स होती है वो MHC1 को शो करती है, हमारे पास है, ऐसे समझो। देखो, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर मैं आपको सिंपल से एग्जांपल बता देता हूँ, उससे आपको सारा कुछ समझ आएगा। ठीक है, पहले हम इसको सारा पढ़ते हैं, सारा पढ़ते हैं। ठीक है, हम एक हाइलाइटर लाते हैं और हाइलाइटर हाइलाइटर, ठीक है। अब जो हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स क्या है, ये स्कैन करते रहते हैं बॉडी में। और किसके लिए स्कैन करते हैं? MHC1 के लिए। ठीक है, इनको ये चाहिए जिस सेल के पास ये होता है। अब जो नॉर्मल सेल्स होती है वो इनको MHC1 दिखाती है, कहती है ऑल गुड, सब कुछ सही है, और नेचुरल किलर सेल्स लीव देम अलोन, इनको कुछ नहीं करती, कहती है आराम से बैठो। अब जब इनको, दूसरा पॉइंट है डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। अब इनको किसी जगह पे दिखा, कौन दिखा? एबनॉर्मल सेल्स, जैसे वायरस इन्फेक्टेड है या ट्यूमर सेल्स है, इनके पास रिड्यूसड या
MHC1 नहीं होते सरफेस पे, या इनके पास कम MHC होते हैं, ठीक है, या इनके पास MHC1 होता ही नहीं है इनकी सरफेस पे। तो नेचुरल किलर सेल्स को लगता है ये तो सस्पिशियस है, ये तो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है, पता नहीं ये कौन सी सेल्स है। तो इससे क्या होता है, एक्टिवेशन होता है नेचुरल किलर सेल्स का। अब जब नेचुरल किलर सेल्स ने डिटेक्ट किया, क्या किया, डिटेक्ट लैक ऑफ MHC1, अरे यार इसके पास तो MHC1 है ही नहीं, या स्ट्रेस सिग्नल्स फ्रॉम अ टारगेट सेल, ये एक्टिवेट होते हैं, क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, कौन एक्टिवेट हुए, नेचुरल किलर सेल्स। फिर इसके बाद क्या होता है, किलिंग द टारगेट सेल, जो एनके सेल्स होती है, अभी मैंने बताया ये दो मैन किलिंग मॉलिक्यूल्स को रिलीज करते हैं, एक है परफोरिन और एक ग्रेन्जाइम्स। परफोरिन बताया मैंने, ये पोर्स बनाते हैं, यानी होल्स बनाता है टारगेट सेल के मेम्ब्रेन में, और जो ग्रेन्जाइम्स है ये इन पोर्स से अंदर जाता है टारगेट सेल में और ट्रिगर करता है एपोप्टोसिस, यानी प्रोग्रामड सेल डेथ, यानी ये सेल खुद ही मर जाती है, इसको मार देती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्लीन अप, अब जो ये मर गई है सेल, इसको क्लीन भी तो करना है। द टारगेट सेल डाइज क्वाइटली, जो ये टारगेट सेल हो ये बड़े शांत तरीके से मर जाते हैं, इसको खुद भी पता नहीं चलता मैं मर गई। प्रिवेंटिंग इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन नहीं होती है। और नेचुरल किलर सेल्स इसके बाद क्या करती है, और सर्च करके रहती है किसके लिए, नेक्स्ट डेंड्रस सेल्स को, इसको खत्म करके, और अब वो लगी स्कैन करने में, किसी जगह और कोई सेल तो नहीं मिलेगी मुझे, ठीक है ना, कितना आसान है, सिंपल, स्टेप बाय स्टेप लिखा है। नेचुरल किलर सेल्स पहले सर्विलेंस, पहले वो देखते रहते हैं किसी जगह पे कोई हमारे हमारी बॉडी में कोई थ्रेट तो नहीं है, कोई डिटेक्ट एबनॉर्मल सेल तो नहीं है, फिर अगर एबनॉर्मल सेल मिले, उनके पास MHC1 नहीं हो, तो एक्टिवेट होते हैं नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स एक्टिवेट होते ही फिर वो दो मैन किलिंग मॉलिक्यूल्स को रिलीज करते हैं, एक है परफोरिन और एक ग्रेन्जाइम्स। फिर इसके बाद परफोरिन होल्स करता है और ग्रेन्जाइम्स इस होल से एंटर होते हैं और ये सेल को मार देते हैं, ठीक है। फिर जब ये नेचुरल किलर सेल्स इसको शांत तरीके से मार देती है, यानी इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, और नेचुरल किलर सेल्स और मूव करती रहती है नेक्स्ट डेंजर सेल्स के लिए, किसी जगह पे कोई और डेंजर तो नहीं है। अब जो यहाँ पे बोन्स पॉइंट लिखा है, जो टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स और नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स पे दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, एक होता है इनहिबिटरी रिसेप्टर और होता है एक्टिवेटिंग रिसेप्टर। जो इनहिबिटरी रिसेप्टर होता है, अगर इसने डिटेक्ट किया MHC1, इसने ये बताता है स्टॉप द किलिंग, नहीं, रुको रुको, इसको नहीं मारना है क्योंकि इसके पास है MHC1। अब फिर एक्टिवेटिंग रिसेप्टर, यानी अगर इसने डिटेक्ट किया स्ट्रेस सिग्नल्स या वायरल प्रोटीन्स को, तो ये स्टार्ट होता है इनको मारने के लिए, ये स्टार्ट होता है इनको मारने के लिए, ठीक है। आया समझ मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल किलर सेल्स। अब हम, अगर हम देखिए अब सिंपल सी भाषा में, ये भी तो सिंपल सी भाषा में लिखा था, लेकिन इससे भी सिंपल सी भाषा में अगर हम देखें, इससे भी सिंपल सी भाषा में अगर हम देखें, ठीक है, जो नेचुरल किलर सेल्स है ये सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह काम करते हैं। जो हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स है, ये कैसे काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह, सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह, ठीक है। नेचुरल किलर सेल्स कैसे एक्ट करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह। अब अगर सेल के पास, सेल डज नॉट हैव आईडी कार्ड, ठीक है, आईडी कार्ड कौन है, MHC1, तो ये क्या करते हैं, अब सेल के पास आईडी कार्ड नहीं है, यानी MHC1 नहीं है, तो इनको लगता है ये तो सस्पिशियस सेल है, तो ये इसमें होल्स करते हैं, ठीक है, होल्स करते हैं, और इसमें एंजाइम्स को सेंड करते हैं, और ये क्या होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट, और ये सेल मर जाती है, ठीक है। अब अगर ये मुश्किल लगा तो ऐसे समझो यार, जब हम कॉलेज जाते हैं या किसी भी जगह, ठीक है, किसी भी जगह जाए जहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी, ऐसे समझो हम किसी जगह जाते, कॉलेज, कॉलेज की, स्कूल की सिंपल सी बात करते हैं, हम कॉलेज की बात करते हैं, तो हम कॉलेज में जाते हैं, हमें ना वहाँ पे आईडी कार्ड दिखाना पड़ता, आईडी कार्ड हो तो कहते जाओ इंटर हो जाओ, आईडी कार्ड नहीं हो तो कहते अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, यहीं यहीं से भाग जाओ। अब जो जिसको अंदर आने दिया उसके पास MHC1 है, ठीक है, जिसको अंदर नहीं आने दिया उसके पास MHC1 नहीं है और उसको बाहर फेंक देते, ठीक है।
ऐसी नेचुरल किलर सेल्स, अगर इनको लगा इसके पास MSC1 है, इसने दिखाया इनको आईडी कार्ड, मेरे पास MSC1 है, इसको कहते हैं आराम से बैठो, चलो जाओ। अब जिसके पास नहीं होता है उसको कहते हैं अरे यार तुम तो खतरा हो, तुम्हें हम थोड़ी छोड़ेंगे, और उसको बिल्कुल भी ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता और उसको मार दिया जाता है। ठीक है, पहले होल्ड कर देते हैं उसकी उस सेल में, देन उसमें एंजाइम्स डाल के उसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हैं, मार देते हैं। ठीक है, एपोप्टोसिस। ये था नेचुरल किलर सेल्स के बारे में। कितना शानदार, कितनी शानदार शानदार सेल्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, और हम आते हैं किस पे, हमारा लास्ट टॉपिक, इस पार्ट का लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, हम सेल्स ऑफ अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। अब पता है आपको अडेप्टिव इम्यून सिस्टम कौन सी सेल्स होती है, जो एंटीजन स्पेसिफिक होती है। ठीक है, एंटीजन स्पेसिफिक प्रोवाइड करती है एंटीजन स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेस, और इसके साथ साथ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी सेल्स आती है, एक तो आती है बी लिम्फोसाइट्स और आता है टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज को, यानी इम्यूनोग्लोबिन्स। ठीक है, मैच्योर होते हैं बोन मैरो में और डिफरेंशिएट होते हैं किन में, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी बी सेल्स में। ऐसी टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं थाइमस में, सब डिवाइडेड है CD4 पल्स हेल्पर टी सेल्स में, CD4 पल्स साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में, और रेगुलेटरी टी सेल्स में, यानी ट्रैक्स। ठीक है, अब जो CD4 टी सेल्स है हमारे पास, वो कोऑर्डिनेट करते हैं इम्यून रेस्पॉन्स को, कैसे, साइटोकिन्स से। और CD8 पल्स साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ये डिस्ट्रॉय करते हैं इन्फेक्टेड या मैलिग्नेंट सेल्स को। फिर हमारे पास जो रेगुलेटरी टी सेल्स होते हैं, ये सप्रेस करते हैं एक्सेस इम्यून रेस्पॉन्स को और मेंटेन करके रखते हैं टॉलरेंस, यानी जो ये वाली सेल्स है ये क्या करते हैं, इंश्योरिंग दैट द बॉडी डज नॉट अटैक इटसेल्फ। ठीक है, ये कहते हैं अपनी बॉडी को अटैक मत करो, जो बाहर का हो उस पर अटैक करो। यानी अपनी बॉडी को सेफ रखते हैं, ये नहीं कि वो स्टार्ट हो, सेल स्टार्ट हो, इम्यून सेल स्टार्ट हो और अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाए, वो नहीं करने देते। ठीक है, कहते हैं यार रुक जाओ, अब हम अपनी सेल से। तो ये थे हमारे आज के कुछ टॉपिक्स, और इसको एंड करने से पहले, इसको एंड करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, फिर हम इनको कल डिस्कस करेंगे। अगर आज डिस्कस करने बैठेंगे तो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, फिर उसका डाउट भी देता हूँ। पहला मेरा क्वेश्चन है आपके आपसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेज। ठीक है, इसमें डाउट क्या है मेरा, क्या मोनोसाइट्स और मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेज सेम आर द सेम। ठीक है, पहला ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, आर नेचुरल किलर सेल्स पार्ट ऑफ innate और adaptive इम्यूनिटी। ठीक है, इसमें क्या डाउट है कि कहाँ से टपक गया, जो नेचुरल किलर सेल्स है ये पार्ट है इन्नेट या एडेप्टिव इम्यूनिटी, इसमें क्या डाउट हो सकता है, नेचुरल किलर सेल्स साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की तरह किल करते हैं, तो अगर वो वैसे किल करते हैं तो वो क्या एडेप्टिव इम्यूनिटी में आते हैं, सो दे आर एडेप्टिव। ठीक है, और मैं आपको लास्ट क्वेश्चन देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन आपको रहेगा, व्हाई बेसोफिल्स व्हाई आर बेसोफिल्स सो रेयर। ठीक है, आर दे इम्पोर्टेंट, क्या वो इम्पोर्टेंट है, अगर बेसोफिल्स लीस्ट कॉमन है तो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये तीन क्वेश्चंस, इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। ठीक है, और ये रहा हमारा आज का
पार्ट 1, ठीक है, लेक्चर 3 का पार्ट 1 इसको मैं अपलोड करके ही फिर कल सुबह, ठीक है, कल मैं आपको इसका पार्ट 2 भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ से अच्छे से पढ़ाई करते रहें और मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आसान आसान तरीके से मैंने आपको समझाया, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, सब सारी चीज़ों को मैंने आसान बनाया और आपके सामने मैं लाता हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ मुश्किल तरीके से मैं नहीं बताता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो समझ आया तो ये भी कर लेना और जो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे वो आप कमेंट करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है, ताकि वो भी पढ़ पाए। कि थोड़ी आप पढ़ोगे उनको नहीं पढ़ाओगे, उनको भी बढ़ाना है, ठीक है। और ये भी करना इम्पोर्टेंट होता है ना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट। पार्ट 2 टुमारो, ठीक है, मिलते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ठीक है।